आज हम इस वीडियो के माध्यम से कृषि आय के संबंध में आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान है, किस प्रकार कृषि आय पर कर लगता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आयकर अधिनियम के अनुसार कृषि आय को कर मुक्त घोषित किया गया है, किंतु किसी करदाता की कृषि आय को कर मुक्त करने के लिए पहले उसको कुल आय में जोड़ा जाता है और उसके बाद उस कृषि आय से संबंधित कर को घटा दिया जाता है। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। सामान्यतः कृषि आय को कर मुक्त माना जाता है। कृषि आय में भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली आय, किराया या अन्य आय जो कृषि से उत्पन्न होते हैं, खेती से पैदा होती हैं, को शामिल किया जाता है। किंतु यदि कृषि भूमि को हस्तांतरित करें और उससे कोई फायदा हो, लाभ हो, तो उसको कृषि आय नहीं माना जाएगा। कृषि आय मानने के संबंध में जो प्रमुख बातें हैं, उनमें पहला पॉइंट है वो ये है कि आय कृषि भूमि से उत्पन्न होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है? आय कृषि भूमि से उत्पन्न होनी चाहिए। भूमि का होना कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। आय वही कर मुक्त होगी जो भूमि से संबंधित हो या भूमि के प्रभावपूर्ण भूमि उस आय का प्रभावपूर्ण स्रोत होना चाहिए। भूमि सरकार द्वारा कृषि भूमि को अधिग्रहण करने के फलस्वरूप जो क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, यानी कृषि भूमि का अधिग्रहण कर लिया और क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई, तो वो कृषि आय नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार किराए कृषि भूमि के किराया, मान लीजिए किराए पर कृषि भूमि दी गई है और उस किराए की राशि के बकाया पर यदि ब्याज लिया जाता है तो वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो मूल बात क्या रही कि किसी भी आय को कृषि आय तभी मानेंगे जब वह कृषि भूमि से संबंधित होनी आवश्यक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि कृषि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। अर्थात यदि भारत से बाहर कृषि भूमि से आय है तो ऐसी स्थिति में वह कर योग्य होगी। भारतीय कृषि भूमि भारत में कहीं भी स्थित हो, वो कृषि भूमि अगर उससे इनकम है तभी कर मुक्त माना जाएगा, अन्यथा कर योग्य होगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भूमि को कृषि भूमि माना जाए, कृषि भूमि मानना चाहिए। इस कृषि भूमि किसको मानते हैं? तो सामान्यतः कृषि भूमि मानने के लिए यदि कृषि कार्य में प्रयुक्त कोई भूमि पिछली जनगणना के अनुसार 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित हो या उसके आसपास हो तो कृषि भूमि मानेंगे। यानी लिमिट क्या की, कृषि भूमि किसको मानेंगे? जो 10,000 की पिछली जनगणना के अनुसार 10,000 की आबादी वाले गांव में स्थित हो। इसके अलावा कुछ कंडीशंस और भी दी हैं, जिसमें यदि 10,000 से आबादी अधिक है, किसी गांव शहर की या उसकी कस्बे की आबादी 10,000 से अधिक है, किंतु 1 लाख तक की आबादी है, 10,000 से अधिक परंतु 1 लाख तक है, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी स्थानीय सीमा है उससे 2 किलोमीटर की परिधि जो होगी, 2 किलोमीटर की परिधि वाली भूमि को कृषि भूमि नहीं मानेंगे, चाहे उसमें कृषि कार्य ही किया जा रहा हो। 2 किलोमीटर के बाहर वाली को कृषि भूमि मानेंगे। 2 किलोमीटर के अंदर अगर कृषि भूमि स्थित है, जिस पर कृषि कार्य की भूमि स्थित है, जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, तो उसको कृषि भूमि नहीं मानेंगे। इसी प्रकार यदि जनसंख्या 1 लाख से अधिक है किंतु 10 लाख तक जनसंख्या है किसी शहर या कस्बे की, तो वहाँ ये लिमिट 2 किलोमीटर की बजाय 6 किलोमीटर तक अगर कृषि कार्य किया जाता है किसी भूमि पर, तो उसको कृषि भूमि नहीं मानेंगे। 6 किलोमीटर से बाहर वाली भूमि को कृषि भूमि मानेंगे। इसी प्रकार यदि जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, उस शहर या कस्बे की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उस शहर की या नगर परिषद की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर की दूरी तक 8 किलोमीटर तक कृषि भूमि नहीं मानेंगे। यानी कि यदि करदाता 8 किलोमीटर के अंदर कृषि कार्य कर रहा है तो उसको कृषि भूमि नहीं मानेंगे, और 8 किलोमीटर से बाहर अगर कोई कृषि कार्य कर रहा है, कृषि भूमि है, तो उसको कृषि भूमि मानेंगे। तो 3 कंडीशन हुई, आय कृषि भूमि से उत्पन्न हो,
भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, भारत से बाहर नहीं, भारत से बाहर है तो उसकी आय कर योग्य होगी। और तीसरी, भूमि को कृषि भूमि माना जाए। इसके लिए क्या नियम रहा कि 10,000 तक की आबादी वाला गांव या शहर की कृषि भूमि मानी जाएगी। यदि 10,000 से आबादी अधिक है और 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर तक की भूमि, 2 किलोमीटर से बाहर वाली भूमि को कृषि भूमि मानेंगे। और अगर आबादी 1 लाख से अधिक है और 10 लाख से ज़्यादा नहीं है तो 6 किलोमीटर से बाहर वाली भूमि को कृषि भूमि मानेंगे। और अगर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है पिछली जनगणना के अनुसार तो 8 किलोमीटर के परिधि के बाहर वाली भूमि को कृषि भूमि मानेंगे। इसके अंदर आने वाली भूमि को कृषि भूमि नहीं मानेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भूमि का कृषि कार्यों में प्रयुक्त होना चाहिए। भूमि कृषि के काम में आनी चाहिए, तभी उसको कृषि आय मानेंगे। भूमि पर जब तक कृषि कार्य नहीं किया जाएगा तब तक भूमि की आय को कर मुक्त नहीं होगा। यदि मान लीजिए किसी गत वर्ष में भूमि से को कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में उस गत वर्ष में उस कृषि भूमि से जो भी आय प्राप्त होगी वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। कृषि कार्य से तात्पर्य क्या लेंगे? कृषि कार्य से तात्पर्य यह है कि भूमि को जोतना, बीज बोना, पानी देना, फसल को काटना इत्यादि। यानी कि भूमि पर बीज बोना, जोतना, पानी देना, फसल काटना, ये जो कार्य होते हैं कृषि से संबंधित, ये कार्य उस पर भूमि पर होना चाहिए। इस संबंध में कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत कौन से काम आते हैं? जिसके अंतर्गत जमीन से पौधा बाहर निकल कर आता है और उससे रिलेटेड जो काम होते हैं, जैसे भूमि को जोतेंगे, फिर उसमें बीज बोएंगे, पानी देंगे, ये काम जिससे पौधा बाहर निकल कर आ जाएगा। जो सहायक कार्य है दूसरे, उसमें सहायक कार्य जमीन से पौधा बाहर निकलने के बाद किए जाते हैं, जिसमें गुड़ाई, निराई, सिंचाई, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग इत्यादि कार्य होते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हो रहा है, यदि प्राथमिक कार्य संपन्न किए बगैर अगर द्वितीय कार्य किए जाते हैं तो ऐसी आय कृषि आय नहीं होगी। जैसे भूमि पर खुद ही पेड़ उगे, स्वतः ही उगे हुए पेड़ पौधे हैं, तो उनसे जो अपने आप ही पेड़ पौधे उगे और उनसे जो आय प्राप्त होगी वो कृषि आय नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्राथमिक कार्य संपन्न नहीं हुआ। इसी प्रकार यदि कोई खड़ी फसल को खरीद कर, कोई व्यक्ति क्या करता है, खड़ी फसल को खरीद लेता है और उसको बाजार में बेच दे, तो उससे होने वाली आय भी कृषि आय नहीं होगी, क्योंकि उसने कृषि भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं किया गया है। कृषि भूमि पर उसने कोई कृषि कार्य नहीं किया, इसलिए उसको भी कृषि आय नहीं मानेंगे। आयकर अधिनियम में कृषि आय को मुख्यतः 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से पहला है भूमि से प्राप्त किराया। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास कृषि भूमि है, स्वयं कृषि कार्य नहीं करता है, खुद कृषि का काम नहीं करता है और उसको वो किराए पर दे देता है, उस भूमि को किराए पर दे देता है, तो ऐसी भूमि से प्राप्त किराया कृषि आय माना जाएगा। किराया मुद्रा में प्राप्त हो सकता है, वो किराया मुद्रा में पैसे में भी ले सकता है, वो माल के रूप में यानी वस्तु के रूप में भी प्राप्त कर सकता है। जैसे उस कृषि भूमि पर जो भी उपज होती है उसमें वो अपना हिस्सा लेके भी किराए के रूप में प्राप्त कर सकता है, तो उसको कृषि आय मानेंगे। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय। भूमि पर कोई व्यक्ति जो भूमि का स्वामी हो, खुद भी हो सकता है, या उसने किराए पे दिए तो किराएदार हो सकता है। और अगर उसने भूमि को गिरवी रख रखी है, किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि को गिरवी रख रखी है, तो जिसके पास गिरवी रखी गई है वह व्यक्ति, यानी भूमि का स्वयं मालिक या किराए की स्थिति में किराएदार और गिरवी की स्थिति में जिसने गिरवी रख रखी है, या अन्य कोई व्यक्ति जो कृषि क्रिया करने के करता है, कृषि कार्य करता है। कृषि कार्य में क्या है? भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना, फसल उगाना इत्यादि जो भी काम है कृषि संबंधी कार्य करता है और उससे आय प्राप्त होती है, इनसे इनकम जो भी इनकम होगी
वह कृषि आय मानी जाएगी। यानी जो भूमि का मालिक है वो स्वयं कृषि कार्य करे, भूमि का मालिक है वो उस भूमि को किराए पर दे के किराए की आय प्राप्त करे, तो दोनों को ही कृषि आय माना गया। तीसरा महत्वपूर्ण वर्गीकरण जो है, भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से होने वाली आय। कई बार क्या होता है कि कृषि भूमि से जो उपज प्राप्त होती है उसको उसी रूप में बाजार में नहीं बेचा जाता, उससे पहले उसको प्रोसेसिंग करना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोसेसिंग का कार्य है वो और उससे जो आय प्राप्त होती है वो भी कृषि आय होती है। किंतु इसमें जैसे जैसे उदाहरण के लिए कपास है, सॉरी, उदाहरण के लिए जैसे अपन ये सोचें कि कोई भी है, तंबाकू को सुखाना पड़ता है, गन्ने का के रस से गुड़ बनाना पड़ता है, जूट के पौधे से रेशे अलग करना होता है, ये कृषि कार्य में शामिल होते हैं। किंतु कपास से बिनौले अलग करना, सरसों से तेल निकालना, इनको कृषि कार्य में नहीं माना गया है। तो इस किसको कृषि कार्य माने जाएंगे? प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग करते हैं कृषि उपज को, उसके लिए दो कंडीशन मानी गई है, तभी उसको कर मुक्त करेंगे। ये वो क्रिया, वह प्रोसेसिंग जो पैदावार को विक्रय योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, विक्रय योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। अब जैसे सरसों का तेल निकालना है, उसको कृषि कार्य नहीं माना है, उससे होने वाली आय को कृषि आय नहीं माना है, क्योंकि सरसों को बाजार में बेचा जा सकता है, सरसों को बाजार में बेचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो कृषि आय, उसको कृषि आय में शामिल नहीं किया गया। तो पहली कंडीशन क्या थी? ये वो क्रिया या यह वो प्रोसेसिंग जिसके कारण उस कृषि उपज को बाजार में बेचा जाने के लिए किया जाना जरूरी हो। दूसरा है कि वो प्रक्रिया सामान्यतः सभी कृषकों द्वारा, उस क्षेत्र के सभी कृषकों द्वारा अपनाई जानी चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है और बाकी 99% या व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, उसको जिस रूप में प्राप्त हो रही है उसी रूप में बेच रहे हैं, यानी विक्रय योग्य है, तो ऐसी स्थिति में भी कृषि आय नहीं मानेंगे। तो उसके लिए कंडीशन ये भी होगी कि वो विक्रय योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो, पैदावार को विक्रय योग्य बनाने के लिए वो प्रोसेसिंग आवश्यक हो, और वो क्रिया सामान्यतः उस क्षेत्र के सभी कृषकों द्वारा, सामान्यतः सभी कृषकों द्वारा अपनाई जाती हो। तो ऐसी भूमि से मतलब भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए, विक्रय योग्य बनाने के लिए जो उस क्रिया से जो इनकम होगी, उस एक्टिविटी से जो इनकम होगी, वो भी कृषि आय मानी जाएगी। अगला वर्गीकरण है कृषक द्वारा कृषि उपज को विक्रय करने से प्राप्त आय। यदि कोई किसान है, मान लीजिए उसने गेहूं या चना या जो भी कृषि उपज प्राप्त की है, उसको मार्केट में अपनी खुद की दुकान पे ले जाके बेच रहा है। अब खेत में जो उसने पैदा किया है उस माल को वो मार्केट में खुद की दुकान खोलकर बेच रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो उस विक्रय से अतिरिक्त जो इनकम प्राप्त हो रही है, उसको अपनी खुद की दुकान पर बेचने से जो अतिरिक्त इनकम प्राप्त हो रही है, वो भी कृषि आय मानी जाएगी। किंतु इसके लिए अगर ये वही किसान किसी दूसरे व्यक्ति की उपज, दूसरे सह खातेदार, दूसरे जो उसके पड़ोस में काम करने वाला दूसरा किसान है या अन्य किसान है, उनकी उपज को भी बेचता है अपनी दुकान पे, उनकी उपज को भी बेचता है, तो उससे होने वाली आय कृषि आय नहीं मानेंगे। यानी कि केवल खुद की उपज को, चाहे वो अपनी दुकान पे खुद बेचता है, तो ऐसी स्थिति में उससे होने वाली आय भी कृषि आय मानी जाएगी। कृषि आय का जो पांचवा प्रकार है वो कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त मकान की आय से है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनको पूरा करना पड़ता है, तभी उस मकान की आय को कृषि आय मानते हैं। जिसमें पहला है, मकान कृषि भूमि पर बना हुआ हो या उसके बिल्कुल निकट स्थित हो। मकान कृषक या भूमि का लगान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व में हो। मकान का उपयोग कृषक के रहने के लिए या भंडार गृह के या बाहरी भवन के रूप में होता हो, और मकान जिस भूमि पर स्थित हो उस भूमि पर लगान या स्थानीय कर लगता हो। तो ऐसी स्थिति में उस मकान से जो इनकम होगी वो भी कृषि आय मानी जाएगी। तो ये कुल 5 प्रकार की आय को आयकर अधिनियम के अंतर्गत कृषि आय माना गया है। इसके अलावा भी अन्य कृषि आय है जिनको कृषि आय माना जाता है। उनमें से
कृषि आय के लिए प्रयुक्त पशुओं के चरने हेतु स्वयं उगी हुई घास या जंगल को किराए पर देने से आय, मतलब अपने आप उगी हुई घास है या जंगल है उसको किराए पर दे दिया तो उससे आय होगी वो कृषि आय होगी। यदि किसी भूमि को बंधक रखकर किसी व्यक्ति ने ऋण दिया हो तो बंधक रखने वाले व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का किराया। फल व फूलों की खेती से आय भी कृषि आय होगी। करदाता द्वारा उगाए गए जंगल या वृक्षों की लकड़ी फल आदि को बिक्री से आय। कृषि कार्य में संलग्न फर्म व के द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज और पारिश्रमिक भी कृषि आय मानेंगे, बशर्ते कि फर्म को ब्याज और पारिश्रमिक की कटौती व्यय के रूप में मिली हो। और खड़ी फसल की ओलावृष्टि या अन्य किसी कारण से हुई हानि के संबंध में बीमा कंपनी से अगर क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो वो भी कृषि आय माना जाता है।